हाय एवरीवन, दिस इज रविश। वेलकम बैक इन माय चैनल। तो बच्चा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का, और वो भी वन शॉट में। आप अभी तक भी अगर ये चैप्टर किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आया होगा, आपके हाफ ईयरली में ये चैप्टर आने वाला है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये चैप्टर आने वाला है। तो ये चैप्टर है वो पूरा 6 मार्क्स कैरी करता है। आज आप लोग ये वीडियो मेरे साथ 1 घंटे देख लीजिए, ये मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपका 6 मार्क्स पक्का से आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब कई सारे बच्चे जो एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं, उन्हें यही समझ में नहीं आएगा कि सर क्या लिख रहे हो। तो एकदम बेसिक से समझाता हूं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास एक वर्ड आया है इक्वेशन। इक्वेशन क्या है सर? बच्चा, इक्वेशन समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा एक्सप्रेशन। कोई भी चीज अगर हम लिख देते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई, कोई भी चीज लिख दें, कुछ भी लिख दो यार जो समझ में आए, प्लस जेड, कुछ भी, तुम कुछ भी लिख दे रहे हो यहाँ पे, तो ये जो टर्म है ये सब क्या है? एक्सप्रेशन है। क्या है? एक्सप्रेशन। ये सारे टर्म एक्सप्रेशन है। सर एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि जब तक किसी भी एक्सप्रेशन में हम लोग इक्वल टू का साइन ना दें, क्या ना दें? इक्वल टू का साइन, तब तक वो एक्सप्रेशन इक्वेशन में नहीं बदल पाएगा। जैसे इक्वल टू का साइन देके यहाँ पे 3 लिख दो, 4 लिख दो, कुछ भी लिख दो, इक्वल टू के बाद कुछ भी लिख दो, तो मतलब क्या बन गया भैया हमारा? इक्वेशन। क्या बन गया? इक्वेशन। तो अब तक मोटा मोटी बात मैंने क्या समझाया? आपके पास कुछ भी है यहाँ पे 4b प्लस सी स्क्वायर, ये क्या है हमारा? ये है हमारा एक एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर इस एक्सप्रेशन में हम लोग इक्वल टू लगा दें तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? इक्वेशन। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर 3 लिख दो, 2 लिख दो, तो क्या बन गया? इक्वेशन। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। तो वेरिएबल मतलब जो वैल्यू हमें पता ना हो, वो फिक्स्ड ना हो। वेरिएबल मतलब जो वैल्यू फिक्स्ड ना हो, जो वैल्यू फिक्स्ड ना हो, जैसे कि x y z। इसमें से अगर कोई वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, x y z पता ही नहीं है, x1 भी हो सकता है, x2 भी हो सकता है, x3 भी हो सकता है। ठीक है, x नॉर्मल x, आपके जीवन का x नहीं, ये नॉर्मल x की बात हो रही है। कांस्टेंट वैल्यू, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, जैसे 5, जैसे 10, वैल्यू क्या है? फिक्स्ड है, दैट इज कांस्टेंट। वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सकती है, जो वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। तो अब सर ये आपने बताया कि अगर कोई भी वैल्यू, कोई भी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो, तो वो क्या होती है? वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर ये बात तो रटना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, रटना नहीं है। आपको ये जानना है कि इसमें जो वेरिएबल टर्म है वो क्या है। सर अभी तो आपने बताया जो वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, एक्स। एक्स क्या है हमारा? वेरिएबल। एक्स है हमारा वेरिएबल। तो अगर वेरिएबल का जो पावर है, हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, मैं आपको डायरेक्टली डिग्री भी बोल सकता था, मैं यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकता था कि जिसकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट मैं मान के चल रहा हूं कि आज मेरे क्लास में एकदम बेसिक बेसिक बच्चे भी बैठे हुए हैं जिन्हें एकदम बेसिक से पढ़ना है। तो हाईएस्ट पावर मतलब x का पावर 4 ज्यादा बड़ा या x की पावर 5 ज्यादा बड़ा? बड़ा कौन सा है? सर x का पावर 5। तो डिग्री क्या हुआ? 5। जो भी x में हाईएस्ट नंबर लिखा हो वही होता है डिग्री। ठीक, अब देखो यहाँ पे x का पावर 2 है और यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो 2 बड़ा या 1 बड़ा? 2 बड़ा। तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 है यहाँ पे, तो उसी हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। तो इसका डिग्री क्या है? 2 है। तो सिंपल सा बात हम लोग अभी ये समझ सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल सा बात हम लोग ये समझ सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल यानी x का जो पावर होता है
पावर 2 होता है। सिंपल सी बात है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल x, ये n नहीं है, x है, जिसमें वेरिएबल x का जो पावर है वो 2 होता है। अब एग्जांपल देके बता रहा हूं। मान लीजिए 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? सर अभी आपने बताया क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी ऐसा इक्वेशन है जिसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है सर? जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, x, उसका जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होना चाहिए? हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। देखिए 2 है, हाँ सर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो सही बात है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सर ये बताइए कि 5x क्यूब प्लस 3 इक्वल टू 0 ये है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? कैसे मालूम चलेगा? वेरिएबल x का पावर 2 होना चाहिए, बट यहां क्या है? 3 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचानते हैं। मैं और एग्जांपल देता हूं ताकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं 3x स्क्वायर इक्वल टू 2, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अब आप बोलोगे नहीं, बट ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे? अभी प्रूफ कर देता हूं। आप वैसे नहीं क्यों बोलोगे? क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा जनरल फॉर्म है वो क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आपको पता है कि ये हमारा जनरल फॉर्म है। अब इसमें x की पावर 2 तो आपको दिखाई देगा, ठीक, बट आपको ये वाला वैल्यू दिखाई नहीं देगा। अब आपको यहाँ पे 0 भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये तो कई सारे बच्चे कर लेंगे, सर 2 को आप इधर कर दिए, यहाँ 0 आ जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर यहाँ प्लस में है तो इक्वल टू किधर आके माइनस हो गया, तो यहाँ 0 तो आ गया। ये जो वैल्यू है -2, ये c है, जो -2 है वो c का वैल्यू है। एक्स स्क्वायर भी दिया हुआ है सर, बट ये तो नहीं दिया। जब ये नहीं दिया तो सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से तो है, दिखा रहा हूं कैसे। सर 3x स्क्वायर है माइनस सर प्लस क्योंकि जनरल इक्वेशन में प्लस, bx नहीं दिया है सर, हम लोग b को 0 मान लेते हैं, 0 इंटू एक्स कर देते हैं, अपने मन से 0 इंटू एक्स कर सकते हैं, प्लस c कितना है? -2। अब इसको देखो 3x स्क्वायर प्लस 0 इंटू कुछ भी करो 0 ही होता है, प्लस माइनस -2 इक्वल टू 0। यही वाला चीज यहां लिखा हुआ है, सेम चीज है, और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी प्रूफ किए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। समझ में आ गया होगा। अगर कोई पूछे कि a का वैल्यू क्या है इसमें, तो 3 है, c का वैल्यू क्या है इसमें, तो 2 मत लिख देना, उधर जाएगा तो -2 है, देखो माइनस, तो c का वैल्यू -2। सर b का वैल्यू क्या है? अभी तो बताया मैंने कि अगर x दिया ही नहीं है क्वेश्चन में तो b का वैल्यू 0 मान लेते हैं, 0। ठीक, तो होप आपको अब तक जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो वेरिएबल कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल का पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, a b c, ये सारी चीजें पता करने आ गया होगा। आगे बढ़ा जाए। अभी तक मैंने आपको जो भी समझाया उससे हम लोग 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 4.1। तो पहला सवाल है, आप लोग देखिए अगर दिख नहीं रहा है तो, पहला सवाल है 4.1 का। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको बताना है कि ये सारे जो दिए हुए हैं ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो हम लोग इनमें से आपको थर्ड नंबर करते हैं और सेकंड करते हैं, ठीक है। सेकंड दिया है आपको x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 3 माइनस x। आपको ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा बच्चा? हम लोगों ने ये सीखा कि
अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, बट ये तो ऐसे दिया है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना पड़ेगा तो ही बन पाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना होता है 6, और ये माइनस है तो माइनस 6, माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स नहीं सर माइनस एक्स, तो माइनस 2 इंटू माइनस एक्स सर प्लस हो गया 2x। अब ये 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सर, ये तो माइनस 2x पहले से था, और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, और ये 6 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में। इधर मतलब किधर, इक्वल टू के इधर आएगा, इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस वाला साइन प्लस में आ गया, और जो प्लस में है वो माइनस में। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। अरे सर ये तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, नेक्स्ट x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। तो ऐसे नन्हे मुन्ने सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे पहले, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, सेम हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं। तो सॉल्व करने का मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, x का मल्टीप्लाई x, पहले आराम से लिख लो, यहाँ पे x है, फिर ये x प्लस 1 लिख लो आराम से, फिर माइनस 2 है, फिर x प्लस 1, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है तो शायद आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, तो ऐसे मैंने आराम कर दिया आपके लिए, x का मल्टीप्लाई उस पूरे में। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, पहले x का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ कर दिया, फिर जो बचा माइनस 1 इसका मल्टीप्लाई फिर से पूरे के साथ। यही हो रहा है ना कि जो पहला डिजिट है उसका मल्टीप्लाई पूरे के साथ, फिर जो दूसरा डिजिट है उसका मल्टीप्लाई पूरे के साथ। अब सॉल्व करते हैं हम लोग, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर 2 इंटू एक्स माइनस 2x, माइनस और प्लस माइनस 2, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 3 इंटू एक्स प्लस 3x, माइनस एक्स माइनस 3। क्यों माइनस 3, कि माइनस 1 इंटू प्लस 3, माइनस वन इंटू 3 कितना होगा बच्चा, माइनस 3 होगा, इसीलिए माइनस 3। अब सॉल्व करते हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x कितना हो गया बच्चा, माइनस एक्स माइनस 2, ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 3x माइनस एक्स 2x माइनस 3। अब देखो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर ये एज इट इज रख दो, और ये इसके इधर ले आओ माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस है इसको इधर ले आओ, क्या होगा प्लस, ये माइनस तो इधर आके प्लस, वहां क्या बचा फुल्लू 0, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है, यहाँ 2x और यहाँ x, क्या बचा सिर्फ x, यहाँ प्लस 3 और माइनस 2, क्या बचा प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या x प्लस 1 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं सर, क्यों नहीं सर, क्योंकि x का पावर क्या है 1 है, और वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, हाईएस्ट 2 होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ में आ रहा है आपको मैं कैसे यहाँ पे प्रूव कर रहा हूं, होप आपको समझ में आ रहा हो। तो आप लोग अभी जल्दी से 6 बना के बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, बनाइए और आंसर दीजिए कमेंट में। जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कितने जीरोस होते हैं या कितने रूट्स होते हैं, आप कुछ भी बोल लो, क्वेश्चन कैसे भी फॉर्म में आ सकता है। तो बच्चा जीरोस फाइंड करने के दो तरीके हैं, ठीक है, जीरोस फाइंड करने के दो तरीके हैं। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, जहां पे हम लोग क्या करते थे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे।
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, जहां पे हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे। दूसरा मेथड है बच्चा डिस्क्रिमिनेंट मेथड। और यही दोनों मेथड इस पूरे चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है और नेचर ऑफ रूट्स, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस अलग अलग तरीके का सवाल है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होप आप लोग को आता है। तो पहले हम लोग कुछ सवाल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे, फिर कुछ सवाल हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड से करेंगे, और उसके बाद हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। फिर ये चैप्टर हम लोग वर्ड प्रॉब्लम के साथ समाप्त कर देंगे। तो अभी हम लोग आते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में। तो फैक्टराइजेशन मेथड में आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सवाल आपको आया है कि फाइंड द रूट्स या जीरोस, फाइंड द रूट्स या जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं सर, तो पता ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम 8 क्लास में आपको था, इसीलिए यहां भी हो रहा है। आपको पता ही नहीं कैसे तोड़ेंगे, हाथ पैर नहीं तोड़ना है। तो हम लोग ना जो c है, जो लास्ट वाला टर्म है, और जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है, क्या है कोफिशिएंट, सॉरी क्या वर्ड बोल रहे हैं कोफिशिएंट। तो बच्चा ध्यान देना, 2x अगर लिखा है, अगर कोई बोले कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो 2 है। तो कोफिशिएंट कोई तोप नहीं है। कोफिशिएंट जो भी वेरिएबल है उसके सामने, जो भी वेरिएबल है उसके सामने लगने वाले जीव जंतु है। ठीक है, 5x स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चा, 5 है। ठीक, तो होप कोफिशिएंट समझ में आ गया होगा। तो हम लोग कांस्टेंट टर्म जो है 6 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 1 क्या होगा, 6। 6 इंटू 1 क्या होगा, 6। अब जो भी वैल्यू आया इन दोनों के मल्टीप्लाई से, उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 इंटू 3, 3 इंटू 1, तो एलसीएम में क्या आया, 2 और 3। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि जो चीज एलसीएम में आया है इसको इस तरीके से जोड़ घटाओ गुना भाग कर दें कि वो -5 आए। ठीक है, क्या है, -5 लाना है, जो बीच वाला टर्म है -5 आ जाए। तो खुद ही सोचो ना कि 3 और 2 को जोड़ने पे 5 हो रहा है ना, 3 + 2 5। सर लेकिन -5 आना चाहिए, तो आसान है, -3 और -2 -5, -3 और -2 -5। इसका मतलब हम लोग इस -5 को क्या लिख सकते हैं, -3 और -2। ये आपका रफ पे होना चाहिए ये सारा काम, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किस टर्म में आपको ब्रेक करना है। ठीक है, इसलिए मैं इसको क्लीन कर रहा हूं अभी। तो हम लोग ये समझ गए हैं कि हम लोग को ब्रेक किस टर्म पे करना है, -3 और -2 पे। तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर -5x को हम लोग लिखते हैं -3x -2x + 6 = 0। क्या किए सर, -5 को तोड़ दिए, -3 और -2 में। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 3x, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। इसमें 2x है, इसमें 1x है, तो 1x निकाल लेते हैं। इसमें 1x -3, क्योंकि ये वाला x तो बाहर निकल गया। अब 2 और 6 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है सर, तो 2 कॉमन है। यहाँ पे x, यहाँ पे 2 के टेबल कितने बार में पढ़ेंगे तो 6 आएगा, सर 3 बार में, 3 बार में। सर यहाँ तो प्लस है, आप माइनस क्यों लगा रहे हैं, अरे भैया बाहर माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस। तो अब x -2 ये एक साथ, ये x -3 एक साथ। अब देखो दो टर्म का प्रोडक्ट 0 लाना है, तो या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 0 हो सकता है। दोनों को 0 करके देखेंगे क्या वैल्यू आएगा। x -2 = 0, x -3 = 0। यहां से x = 3 आ गया, यहां से x = 2 आ गया। तो x का 2 रूट्स आया या 2 जीरोस आया, एक आया 2, एक आया 3। तो आपको मैं एक और बात बता देता हूं यहाँ पे कि जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने पॉसिबल हैं।
तो 2 जीरो पॉसिबल है या 2 रूट पॉसिबल है, उससे अधिक नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां पर आ गया 2 वैल्यू, एक आया 3, एक आया 2। कैसे आया सर? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। कैसे स्प्लिट किए, कैसे मालूम चला कि किस नंबर से स्प्लिट करेंगे? सर जो आखिरी टर्म है 6 और जो पहला टर्म है उसका कोफिशिएंट 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। 6 इंटू 1 6 आया। इस 6 का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। सर एलसीएम पे 2 और 3, ये दोनों नंबर मिल गया। अब अपना दिमाग लगाएंगे कि -5 कैसे आएगा 2 और 3 के हेल्प से। 2 + 3 करने पे नहीं, -2 -3 करने पे, तो -3 और -2 करने। होप आपको समझ में आ गया हो। सिंपल सवाल तो देगा नहीं प्लेट में परोस के, एकदम आसान सा टर्म आपको दिया गया जैसे पहला सवाल था, और आप आराम से मिडिल टर्म को एलसीएम निकाल के स्प्लिट कर लो। ऐसा तो होगा नहीं। अब आप 8 में थोड़ी ना हो, अब आप 10th में हो, आपका बोर्ड का एग्जाम है, तो आपको थोड़ा घुमा के सवाल देगा। तो ये देखिए √2x + 9 + x = 30। उड़ी बाबा, रूट में है, उतना आसान नहीं है, बट आसान बना देंगे हम। 2016 का सवाल है। तो चलो बच्चों, जो भी रूट के अलावा नंबर है उसको दूर करो, जो भी रूट के अलावा नंबर है उसको दूर करो। तो √2x + 9, ये तो रूट में है, रूट के अलावा x दूर कर दीजिए सर। प्लस में है, उधर जाके माइनस में। दिल के टुकड़े हो गए दूर जाके, कोई बात नहीं, अब दूर तो जा चुका है। सर रूट में है तो कैसे बनाए? अरे भैया रूट है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब इधर स्क्वायर करिएगा, उसको स्क्वायर नहीं करिएगा तो बुरा मान जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करिए। अब स्क्वायर कर दिए हैं तो रूट का स्क्वायर पता है क्या होता है जी? √5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 होता है, रूट हट जाता है। ठीक है, तो रूट का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। 2x + 9 हो गया। ये -b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab, इसको सॉल्व कर दीजिए। 2x + 9 और यहां पर a - b का होल स्क्वायर हमने ब्रेक कर दिया, a² + b² - 2ab। इसको आगे लिखते हैं, 2x + 9 = 13 × 13 कितना होता है? 169। अब ये कैसे मैंने लिख दिया, ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे 15 × 15 225, वैसे ही 13 × 13 169 x², 13 दूनी 26 -26x। अब हम लोग इसको अरेंज करके लिख देते हैं। ये सारे टर्म जो यहाँ है उसको उधर ले जाते हैं, तो यहाँ 0 आ जाएगा। 169 + x² - 26x, ये +9 उधर जाएगा तो -9, ये 2x प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस, क्योंकि इक्वल टू उधर जाएगा तो सारे चीज माइनस में आ गए। यहाँ 0 हो गया। 169 और 9 160 हो गया। ठीक है, -2x और -28x, 26 और 2 28, और ये x²। इसको अच्छे वे में लिख देते हैं। ये जो आया है इसको हम लोग अच्छे वे में लिख देते हैं। जब इसको अच्छे वे में लिखेंगे, x² - 28x + 160 = 0। क्या किए हम लोग? x² - 28x + 160 0। ठीक है, अब सर इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करना था। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल नॉर्मल नहीं था कि आपको प्लेट में बना बनाया मिला आप लोग खा लिए। ये रूट के अंदर था, तो रूट के अंदर था। 2016 में पूछा गया सवाल है। कभी भी ऐसा सवाल आए तो रूट के बगल वाले चीजों को हम लोग अलग कर देते हैं रूट से, और जो रूट में है उसका स्क्वायर कर दीजिए, रूट खत्म हो जाएगा। उसको सॉल्व कर दीजिए। अब आपका बना बनाया रोटी आपके प्लेट में आ चुका है। अब इसको सॉल्व करना है। तो सर क्या करते थे, जो आखिरी टर्म है और पहला टर्म का जो कोफिशिएंट है कुछ नहीं है यानी 1 है, उसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो कीजिए 160 × 1 160। अब 160 का एलसीएम निकालिए। 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। अब इन सब चीजों को इस तरीके से अरेंज करिए कि वो 28 आ जाए। ठीक है, वो 28 आ जाए, और उसको मल्टीप्लाई करने में क्या आए? 160 आए। ठीक है, और प्लस माइनस करने पे कितना है? 28 आए। तो देखो मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है क्या होगा, बट
वो मैं करके यहाँ पे बता रहा हूं। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 2 2 2, ये तीनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 8, और ये 2 दूनी 4 और 4 5 20। तो 20 और 28 कितना होता है? 20 और 8 28। सर मतलब इस तो 28 को स्प्लिट करते हैं -20x और -8x प्लस 160। कई बच्चे के मन में सवाल आएगा, सर आप -20 इधर करिए ना एक बार, आप -8 को इधर करिए, आप अपने इच्छा से कभी इसको इधर कभी इसको इधर, आप अपने इच्छा से बार बार इधर कुछ भी लिख दे रहे हैं। जो आप लोग बोलिए, आप लोग बोलिएगा तो -8 यहां लिख देंगे और -20 उधर, तो भी आंसर सेम आएगा। पहले इससे करके दिखा देते हैं आपको। x कॉमन कर लीजिए, x -20 इन दोनों में। अब इन दोनों की बात की जाए तो -8 कॉमन कर लीजिए, x -20, तो एक x -20 आया और एक x -8 आया। x -8 को एक साथ, x -20 को एक साथ, तो आपका रूट्स क्या आ गया? आपका दो रूट्स या दो जीरो आया, x = 8 और x = 20, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक जीरो के बराबर होगा, तो ये वैल्यू आया। अगर आप लोग के इच्छा अनुसार मैं यहां पर इसको इधर लिख दूं और इसको उधर, तो भी आंसर सेम ही आएगा। देखो x² -8x -20x प्लस 160 = 0। तुम लोग के हिसाब से मैंने इसको उधर उधर करके लिख दिया, ठीक है। x कॉमन, x -8 -20 कॉमन, x -8, तो x -20 ये वाला और x -8 एक साथ लिख दो, दोनों जीरो के बराबर। ये दोनों का मल्टीप्लाई जीरो के बराबर, मतलब दोनों में से कोई एक वैल्यू जीरो के बराबर। x -20 0, तो x = 20, और दूसरा x -8 0, तो x = 8। 8 और 20 ही आंसर आने वाला है, चाहे मैं कान ऐसे पकड़ूं चाहे मैं कान ऐसे पकड़ूं। होप आपको समझ में आ गया हो। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म, क्योंकि अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं तो बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन होगा फैक्टराइजेशन मेथड में, ठीक है। बट मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करा दिए, कुछ क्वेश्चन और लास्ट में करा दूंगा। अभी आपको डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म बताता हूं कि डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म कब निकालते हैं। अगर हम लोग किसी चीज का फैक्टराइजेशन ना कर पाए, बीच वाला टर्म को तोड़ ना पाए, तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म से अगर हम लोग निकाले तो उसपे x का जो वैल्यू होता है वो होता है -b प्लस -b² -4ac अपॉन 2a। तो इतना उटपटांग वैल्यू, बिल्कुल ऐसा ही वैल्यू होता है, ठीक। तो इसके जो दो रूट्स निकल के आएंगे, क्योंकि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो दो रूट्स होते हैं, दो रूट्स होते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू, एक रूट्स का वैल्यू है -b प्लस √b² -4ac अपॉन 2a, और दूसरा है -b, जब यहां प्लस ला दिए तो यहां माइनस ला दो, क्योंकि दोनों वैल्यू हो सकता है, प्लस में भी और माइनस में भी। सर इतना बड़ा बड़ा चीज क्या लिख रहे हैं, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। ये एबीसी क्या है? कुछ भी एबीसी नहीं है बच्चा। जनरल फॉर्म क्या हुआ करता था हमारा? जनरल फॉर्म हमारा हुआ करता था ax² प्लस bx प्लस c = 0। ये जो a है, b है, c है, ये a b c, वही एबीसी यहाँ पे यूज हो रहा है। देखिए जो भी a वाला टर्म है, तो पहले हम लोग b वाला टर्म जो भी होता है वो यहाँ पे लिखते हैं, b वाला टर्म, ठीक है, माइनस में। उसके बाद रूट लगाते हैं, फिर ये b का स्क्वायर -4 इंटू a और c, 4ac, फिर नीचे 2 इंटू a, जो a वाला है। बस एक बार यहां प्लस, एक बार यहां माइनस, यही दो रूट्स है बस। तो बहुत ही आसान है, मैं एक सवाल आपको करके बता रहा हूं। x² -5x प्लस 6 = 0। कुछ याद आया? यही सवाल हमने स्प्लिट करके भी किया था, और ऐसे भी करके बता रहा हूं, वही जवाब आएगा। ज्यादा रिलेटेबल होगा, ज्यादा आप लोग रिलेट कर पाओगे। तो देखो क्या हमने कहा रूट्स निकालने का तरीका, सर -b प्लस √b² -4ac अपॉन 2a। पहली बात कि अगर सवाल दिया है उसको कंपेयर करना है ax² प्लस bx प्लस c = 0 के फॉर्म में, और कंपेयर करके क्या कर लेंगे? कंपेयर करके
हम लोग ए बी सी निकालेंगे। तो ए बराबर क्या है भाई, कुछ भी नहीं है यानी 1 है, तो 1 है। बी बराबर क्या है भाई, बी बराबर कुछ भी नहीं है मतलब क्या है, -5 है। क्या है सर, माइनस में 5 क्यों, क्योंकि बच्चा यहाँ तो प्लस है और यहाँ माइनस, इसलिए -5। सी बराबर क्या है, जो कांस्टेंट टर्म 6। ए बी सी निकल गया, हाँ भाई निकल गया। चलिए करते हैं, माइनस रखेंगे यहाँ बी रखेंगे तो बी की जगह पे -5, बी की जगह पे +5 नहीं -5 रखना, और एक माइनस तो बाहर फॉर्मूले वाला ही है, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर -4। ए कितना है 1 इंटू 1, सी कितना है 6 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू ए है 1, 2 इंटू 1। सॉल्व करिए, माइनस माइनस +5 प्लस माइनस रूट 5 का स्क्वायर 25 और -5 का स्क्वायर भी 25 माइनस 4 इंटू 6 24 अपॉन 2। ठीक है, 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24, तो एक रूट के अंदर अगर एक है तो रूट के बाहर भी एक ही होगा, ठीक, बाई 2। अब इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि प्लस भी है और माइनस भी है। तो 5 + 1 बाई 2 और 5 - 1 बाई 2, तो 6/3 4/2, सॉरी, तो 5 1 6, 6/2, 5 - 1 4/2, 3 और 2। तो इसके रूट्स क्या आए 3 और 2, दो रूट्स आए 3 और 2। सेम सवाल भैया, सेम सवाल हमने स्प्लिट करके बनाया था, याद आया, 3 और 2 आया था। अब सेम सवाल हमने इस मेथड से बनाया और डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म में इसका भी जवाब 3 और 2 ही आया। अब मैं आपको बताने वाला हूं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है भैया कि b² - 4ac, ये हम लोग कर रहे थे कहां, यहां, प्लस माइनस b² - 4ac ये कर रहे थे। तो ये जो b² - 4ac है ना, इसको हम लोग d भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, d। रूट को नहीं, सिर्फ b² - 4ac को हम लोग d बोलते हैं। तो सर एक और फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। क्यों, इस b² - 4ac को हम लोग d बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, तो d भी हो सकता है। तो अभी हम लोग रूट्स निकाल रहे थे तो मैं आपको बता रहा था कि इसको हम लोग d बोलते हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट होता है d। अगर ये d जो है ग्रेटर देन 0 है तो जो रूट्स आएगा वो आएगा रियल, ठीक है। अगर d इक्वल टू 0 है, जो रूट्स आएगा वो आएगा इक्वल। अगर d लेस देन 0 है तो जो रूट आएगा वो आएगा इमेजिनरी रूट्स, या जो रूट्स है वो नॉट रियल नहीं होगा, ठीक है, रियल नहीं होगा मतलब 1 2 3 4 नहीं होगा, कुछ और होगा। इसमें इक्वल रूट्स आएगा, दोनों आएगा, दोनों सेम होगा, या तो 2 2 या तो 3 3, इक्वल रूट्स। इसमें रियल आएगा और अलग अलग आएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसका मतलब एक जैसे 2 आया, एक 3 आया, तो क्या है ये, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है। सवाल में अगर हम लोग d निकालें, ठीक है, ये जो है b² - 4ac, ठीक है, सब भूल जाओ आप, अब बस आप ये देखो कि हम लोग निकाल रहे हैं b² - 4ac, d निकाल रहे हैं। तो b कितना है, ये जो अंदर वाला वैल्यू है ये पूरा, तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 6, यही है b² - 4ac। तो 25 - 24 क्या आया 1, और ये जो वैल्यू है वे 1, ये 1 ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब d ग्रेटर देन 0। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसा होगा, रियल होगा सर, रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग। तो सर रियल मतलब रियल 1 2 3 4 वाला, तो सर एक रूट्स आया था 2 और एक रूट आया है 3, यही तो रूट्स आया था, देखिए 3 और 2, तो ये 3 और 2 रियल है, हाँ, और ये दोनों अलग अलग है, इक्वल नहीं है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नेचर ऑफ रूट्स निकालना हो, सवाल आता है आपके
बुक में और आपके एग्जामिनेशन में भी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी मान लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और फिर ये 3 तरीका है इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि जो रूट्स है वो रियल है या इक्वल है या इमेजिनरी है। ठीक है, होप आप लोग समझ गए होंगे। जो कंसेप्ट है आपका यहाँ पे खत्म होता है, इतना ही कंसेप्ट आपके एनसीईआरटी, आपके आर.एस. अग्रवाल, आपके आर.डी. शर्मा में दिया हुआ है। अब आपके एग्जामिनेशन में सवाल कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बना बनाया पकवान तो आपको बोर्ड देगा नहीं। अब आपको बना बनाया पकवान तो देगा नहीं, तो आपको उसको सॉल्व करना है। और अब बच्चा हम लोग एनसीईआरटी 4.1 का 1 तो कर चुके थे स्टार्टिंग में ही, अब हम लोग 2 करने वाले हैं। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया है 528। दिया हुआ है कि जो लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब जो भी ब्रेथ है, ये ब्रेथ है ना, ये x है, जो लेंथ है वो x का दुगना भी होगा और उससे एक ज्यादा भी होगा। मतलब ट्वाइस इट्स ब्रेथ, 1 मोर देन, एक ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ x है तो 2x से एक ज्यादा हुआ लेंथ, यही दिया हुआ है, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ को x मान लो, x का दुगना करो 2x, उसमें एक जोड़ दो, तो यही बात लिखा हुआ है। अब ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको करना है। तो भैया जो एरिया दिया हुआ है, ये एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 2x प्लस 1, ब्रेथ कितना है x, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया। एरिया कितना है 528, तो 528 इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर प्लस x। इस 528 को उस साइड ले जाओ तो 2x स्क्वायर प्लस x, ये उस साइड जाएगा तो माइनस 528 इज इक्वल टू क्या है, 0 है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब ये पूरा टर्म उधर चला गया तो यहाँ क्या बचा, 0 बचा, तो 0 बचा। अब इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि नंबर बड़ा है। नंबर छोटा होता है तो फिर भी हम लोग आराम से स्प्लिट कर पाते हैं। तो हम लोग कौन सा मेथड करेंगे, तो इसीलिए मैंने स्प्लिटिंग द टर्म्स के बाद ये सवाल नहीं बताया था, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म बता चुका हूं, उससे करेंगे। तो सर डी निकालना है, सर इसका रूट्स निकालना है, तो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू बी, सर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, यही फॉर्मूला होता है। तो निकाला जाए, माइनस, पहले एबीसी क्या है पता कर लो, ए कितना है 2 है, बी कितना है 1 है, सी कितना है माइनस 528, देख लो सी है माइनस 528 तो कांस्टेंट टर्म है, बी क्या है 1 है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, पुट कर दो, माइनस बी की जगह पे 1 प्लस माइनस रूट डी मतलब बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी माइनस 528 अपॉन 2a, ए कितना है 2, 2a, ए का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है, 2a। अब बस ये जो है ये रूट्स को हम लोग को सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ गया। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 to 8 और 4 to 8, मतलब 5 to 8 इंटू 8 का मल्टीप्लाई करो, 64, 6 8 2 16, 6 22, 2 कैरी 8 5 40, 4 2 2 4, तो माइनस 4 2 2 4 लिख देंगे। और एक चीज और ध्यान देना, ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, क्योंकि दो माइनस है, और नीचे लिखेंगे 4। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 और 4 2 2 4, तो 4 2 2 5 हो गया रूट के अंदर, और यहाँ तो 1 है ही बाई 4। तो ये जो 4 2 2 5 है, इसको रूट से जब बाहर निकालेंगे तो 65 आएगा बाई 4। अब इसको हम लोग को सॉल्व कर लेना है, माइनस 1 माइनस 65 अपॉन 4 एक रूट हो गया, माइनस 1 प्लस 65 अपॉन 4 दूसरा रूट हो गया। इसको सॉल्व करिए तो माइनस 65 अपॉन 4, इसको सॉल्व करिए तो 64 अपॉन 4, 16। ठीक है, माइनस में तो आएगा नहीं, माइनस में तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि वैल्यू लाना है 16 है। तो अगर एक ब्रेथ 16 है तो लेंथ कितना होगा, 16 दूनी 32, दुगना और एक ज्यादा 33, एक 16 एक 33, यही आंसर है लेंथ और ब्रेथ का। तो होप आपको समझ में आया किस तरीके से सॉल्व करना है। अब एनसीईआरटी पे अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, एनसीईआरटी पे आगे ये क्वेश्चन है 4.1 का, द
प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इज 306। दो कॉन्सिक्यूटिव अगर x है x प्लस 1, दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट है 306। तो आप लोग सॉल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू, ये 1 है ना, तो x 306 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। अब तो आपके रडार में है ना, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। चलिए इसी फॉर्म से निकालते हैं। a क्या है 1, b क्या है 1, c क्या है माइनस 306। तो माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये रख दीजिएगा वैल्यू, आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताइए आंसर क्या आ रहा है आप लोग का। आप लोग इस तरीके से इसका आंसर लेके आइए। मैं अगर नहीं होगा तो मैं आपको इक्वेशन बना दे रहा हूं एक बार, बाकी आप इसकी वैल्यू खुद ही निकालिएगा। देखिए, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो रोहन का एज अगर x है तो उसकी मदर का एज क्या होगा, 26 ईयर बड़ी है, तो प्लस 26। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, मतलब उन दोनों का एज का प्रोडक्ट कितना है 360। लेकिन सर यहां पर बात लिखा है कि उन दोनों का प्रोडक्ट तो है, बट ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रोडक्ट कब का है, लिखा है साफ साफ 3 साल बाद, तो +3 तो x प्लस 3, यहाँ पे x प्लस 29 360। अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3 30 इंटू 3 होता है 90 87, ठीक है, इक्वल टू 360। अब 29 और 3 आप सॉल्व कर लीजिए, 32x 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। इन दोनों को भी सॉल्व कर लीजिए, आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। चाहिए तो आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लीजिए, या आप चाहें तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चौथा, इसमें कहीं चौथा सवाल का इक्वेशन बना रहा हूं, ये आप बना लीजिएगा। इसके बाद चौथा सवाल है जो आपका, उसका इक्वेशन बना रहा हूं मैं। अब स्पीड, एक ट्रेन है जो ट्रैवल करता है 480 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड में, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर जो स्पीड है उसका 8 किलोमीटर कम हो गया, then it would have taken 3 hours more, ठीक है। तो वो 3 घंटे ज्यादा लेगा सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड निकालना। पहला क्या दिया है कि एक ट्रेन ट्रैवल करता है 480 किलोमीटर, तो पहले हम लोग टाइम निकालते हैं, कितना टाइम लगा। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 480, ठीक है, डिस्टेंस है 480। टाइम, स्पीड कितना है, तो स्पीड है x, ठीक है। अब अगर t2 निकालते हैं, दूसरा टाइम, दूसरा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस तो सेम है, स्पीड क्या हो रहा है, स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाएगा, मतलब x माइनस 8, ठीक है। तो इट वुड हैव बीन टेकन 3 आवर्स मोर, 3 घंटा ज्यादा लगेगा। कब, इस केस में, इस केस में 3 घंटा ज्यादा लगेगा। तो एक बार गए हैं मान लो 3 घंटे में, ठीक, जब आ रहे हैं तो 6 घंटा लग जा रहा है, 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो 3 घंटा ज्यादा लग रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें 3 जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा ना 6 के। तो जो 3 घंटा, ये जो T2 है, T1 प्लस 3 इस T2 के ही बराबर होगा। अभी तो मैंने बताया आपको कि अगर जाने में 3 घंटा लगता है और आने में 6 घंटा लग रहा है, सेम डिस्टेंस, तो अगर जाने का टाइम T1 है, आने का टाइम T2 है, तो हम लोग T1 T2 के बराबर कैसे कर सकते हैं सर, इसको भी क्या किया जाए, 6 बना दिया जाए। इसको 6 कैसे बनाया जाए, इसमें 3 जोड़ के, समझ रहे हैं ना, तो 3 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो हम लोग T1 में 3 जोड़ दिए तो T2 के बराबर हो गया। तो T1 कितना है 480 बाई x प्लस 3 बाई T2 कितना है 480 बाई x माइनस 8। बस ये जो इक्वेशन है बच्चा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपका आंसर
आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। 4.2 बच्चा 4.2 क्या है? 4.2 में फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट निकालना है, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से रूट निकालिएगा, सारा रूट निकल जाएगा। देखिए पहला निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। क्या है फैक्टराइजेशन मेथड? जो आखिरी है जो पहला है मल्टीप्लाई कीजिए, 10 इंटू फर्स्ट 10, 10 का एलसीएम निकाल दीजिए, 2 से 5, 5 और 2 आ गया। अब ये जो 5 और 2 है इसको इस तरीके से प्लस माइनस करिए कि 3 आ जाए। सर साफ समझ में आ रहा है, 5 में से 3 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। सर लेकिन 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, बट सर माइनस में लाना है ना आंसर, तो -5 + 2 करेंगे। क्या करेंगे? -5 + 2, क्योंकि आंसर 3 नहीं -3 लाना था। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस में है ना, -3x है, तो माइनस का साइन बड़ा रखेंगे, -5x प्लस 2 है तो 2x -10 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म 3x को हम लोग तोड़ दिए, ब्रेक कर दिए। अब एक्स स्क्वायर अब हम लोग यहाँ पे x को कॉमन कर लो, x -5, यहाँ पे 2 को कॉमन कर लो, x -5। अब x -5 एक साथ लिख दो, x + 2 एक साथ लिख दो। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर, यानी दोनों में से कोई एक 0 है, तो चुपचाप x -5 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 5। होप समझ में आ रहा हो। वैसे ही आपका सारा सवाल वैसे ही बन जाएगा। अब यहां पे दिया हुआ है फाइंड 2 नंबर वह सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो इसको सॉल्व करिए आप लोग। दो नंबर आप लोग ले लीजिए x इंटू वाई। दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है? दो नंबर का प्रोडक्ट है 182 और दो नंबर का एडिशन कितना है? 27। कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन है कि दो नंबर का सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है, तो सम कर दीजिए, प्रोडक्ट कर दीजिए। इसके बाद क्या करें सर? इसको एज इट इज रख दीजिए। यहां से ऐसे सवालों में क्या करते हैं, x + y = 27 है, तो हम लोग y = यहां से क्या निकालेंगे? 27 - x। ठीक है, ये x प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, यहां से बस y का वैल्यू निकाले और ये y का वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए यहाँ पे। x × y = 182। x तो x y की जगह पे 27 - x कितना हुआ? 182। क्या किए सर? क्या किए सर? कुछ नहीं किए। ये जो y है, ये जो y है, यहां से वैल्यू निकाले x के फॉर्म में और ये x का वैल्यू y के पास जाके चिपका दिए प्रोडक्ट वाले में, तो निकाल दो उसको। 27x यहाँ x × x - x² = 182। अब तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है। अब क्या, इसको अच्छे फॉर्म में लिख दो, उधर ले जाओ, x², ये उधर जाएगा -27x और प्लस 182। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, इसको सॉल्व कर दीजिए, वेरी इजी। तो ऐसे ही बच्चा ये सारा सवाल बन जाएगा आपका। अब है आपका नेक्स्ट, नेचर ऑफ रूट्स 4.3। 4.3 है आपका नेचर ऑफ रूट्स पे। ठीक है, कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। आपको बताना है कि रियल है कि नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया कि d निकालिए और d अगर ग्रेटर देन 0 है तो सही है। d कैसे निकालेंगे? b² - 4ac पे। देख लीजिए, इसका मैं ये वाला कर रहा हूं, 2x² - 6x + 3 = 0। इसमें ABC फाइंड करिए। a क्या है? 2, b क्या है सर? -6 और c क्या है सर? 3। चुपचाप इसमें फॉर्म पुट कर दीजिए, d = b² - 4ac। तो d कितना है? b -6 का स्क्वायर -4, a कितना है? 2, c कितना है? 3। 6 × 6 36, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 36 - 24 12। सर ये जो वैल्यू है ना, ये जो d का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है,
क्योंकि 12 इज ग्रेटर देन 0 है। सर ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब रियल और डिस्टिंक्ट है। वेरी इजी। होप ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आपका पूरा एनसीईआरटी 4.3 तक आप कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका एनसीईआरटी का हर एक सवाल टच करूं तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा मैथ का पहला लेक्चर है, क्योंकि आज तक मैं आपको साइंस ही पढ़ा रहा था। ये मैथ का पहला लेक्चर है जिसमें मैं आपको फुल फ्लेज वन शॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया मैंने। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा और आप चाहते हो कि मैं और क्वेश्चन कराऊं इस चैप्टर से जो आपके पीवाईक्यू में आए हुए हों, जो इस साल भी आने के चांसेस हैं, ऐसे सवाल कराऊं मैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं बिल्कुल एक और लेक्चर ले लूंगा जिसमें आपके सारे तरीके के सवाल उसमें आ जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।